Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss the topic demand curve under theory of demand. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अबाउट द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए अब हम टॉपिक स्टडी करेंगे। द टॉपिक इज डिमांड कर्व। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज सिंपली अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड शेड्यूल में हमने डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड के रिलेशनशिप को टेबल के मीडियम से रिप्रेजेंट किया था। जब हम उस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को या डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस ग्राफ इज नोन एज डिमांड कर्व। ओके, जैसे डिमांड शेड्यूल आपका दो टाइप का था, इसी तरीके से डिमांड कर्व भी दो टाइप के होते हैं। The first one is the individual demand curve and second one is the market demand curve. Come to the first one, that is individual demand curve. क्या होता है individual demand curve? It is in reference of individual consumer. Individual demand curve is one that represents different quantities of the commodity demanded by a customer at different prices. Different prices पर consumers के द्वारा एक particular commodity की जो different quantities demand की जाती हैं, जब हम उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक कर्व के मीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं, देन दैट पर्टिकुलर कर्व इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, जस्ट हैव अ लुक। डिमांड शेड्यूल में हमने जो डेटा लिया था, हम उसी को कर्व के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट सपोज दैट ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्राइस। इट इज इन रुपीज पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इन यूनिट्स। When the price is rupees 14 per unit, quantity demanded is 5. Price decreases from 14 to 13, demand increases from 5 to 6. 13 to 12 price, 6 to 7 quantity demanded. Price from 12 to 11, quantity from 7 to 8. Price 11 to 10, quantity demanded 8 to 9. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्राइजेस को कम कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। नाउ वी आर गेटिंग दीज पॉइंट्स 1 2 3 4 5। व्हेन वी मैच दीज पॉइंट्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन DD इज नोन एज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, because this demand curve slopes downward from left to right, it means that there is an inverse relation between price and quantity demanded of the commodity. It means that at higher prices less quantity will be demanded of the commodity, and at lower price more quantity of the commodity will be demanded. ज्यादा प्राइस कम डिमांड क्वांटिटी की, कम प्राइस ज्यादा डिमांड क्वांटिटी की। ओके, नाउ come to the next one. Second type is market demand curve. Market demand curve क्या हो गया ना? When we take all the consumers और different possible price पर जब हम all the consumers के द्वारा quantity demanded को ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, then this curve is known as market demand curve. Market demand curve represents the graphical presentation of the total of quantities of a commodity demanded by all the consumers in the market at different prices. For this, we take, just look at the diagram, how this diagram is possible. For our easiness, हमने टोटल मार्केट को दो कंज्यूमर्स में डिवाइड करा है. दिस इज द एज डिमांड कर्व एंड दिस इज द बीज डिमांड कर्व. It means market demand will be calculated by joining the demand of A plus demand of B. Okay, this is the individual demand curve for A. X axis, Y axis
एक्स पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है इन यूनिट्स, वाई पर प्राइस लिया है रुपीज पर यूनिट, 6, 7, 8, 9 दिए द प्राइजेस, 8, 7, 6, 5 क्वांटिटी डिमांडेड, 9 पर जब प्राइस 9 है डिमांड 8 है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्राइस 8 है डिमांड 7 है, प्राइस 7 पर डिमांड 6 है और प्राइस 6 पर डिमांड 5 है। अब बी की बात करते हैं, बी के लिए 9 जब प्राइस है तो डिमांड 7 है, 8 पर डिमांड 6 है, 7 पर डिमांड 5 है, 6 पर डिमांड 4 है। ओके, नाउ कंबाइंड डिमांड, अगर हमें मार्केट डिमांड कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ए और बी की डिमांड को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर प्राइस 9 है तो मार्केट डिमांड कितनी होगी, 8 + 7 15, 7 + 6 13, 6 + 5 11, 5 + 4 9, 9 प्राइस है डिमांड है 15, 8 प्राइस है मार्केट डिमांड है 13, 7 प्राइस है डिमांड है 11, 6 प्राइस है डिमांड है 9। ओके, हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं यहां पर 1 2 3 4। इन पॉइंट्स को जब हम मैच करते हैं वी गेट अ डिमांड कर्व, दिस इज DDM। दिस DDM कर्व इज नोन एज द मार्केट डिमांड कर्व। ओके, नेचर वही है इसका, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी और प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब एक इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। हमने अभी तक दो वेरिएबल्स को डिस्कस किया यहां पर, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। हमने कहा कि क्वांटिटी डिमांडेड पर केवल प्राइस का इफेक्ट पड़ता है, बट दिस इज नॉट सो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका क्वांटिटी डिमांडेड पर इफेक्ट पड़ता है। डिमांड फंक्शन क्या डिफाइन करता है, पहले हम फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल वेयर वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। या पहले भी स्टडी कर चुके होंगे फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन जस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और इसके वेरियस डिटरमिनेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डिमांड फंक्शन। यहां पे हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला वेरिएबल है क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा है इसके वेरियस डिटरमिनेंट्स। ये शो करता है कि हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स डिटरमिनेंट्स, कि इसके डिटरमिनेंट्स के साथ में डिमांड किस तरीके से रिलेटेड है। अब बात आती है वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की। वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या है, द फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड वन इज प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। अदर रिलेटेड गुड्स में दो आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फोर्थ वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज इन फ्यूचर, नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। एक एक करके बात करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है इनका। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी की। प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होगी। दैट इज क्लियर। सेकेंड वन इज प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। यहां हम पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, दीज आर द गुड्स which can be used in place of each other। यानी कि अगर मैं दो गुड्स ऐसे लेके चलूं जिनको मैं एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकूं जिससे सेटिस्फैक्शन लेवल कंज्यूमर का वही रहे, तो हम उन गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स का नाम देते हैं। जैसे टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी। आपके पास डिफरेंट टूथपेस्ट आप यूज करते हो, एक कंपनी का टूथपेस्ट सपोज कोलगेट का जो सब्स्टिट्यूट है वो है पेप्सोडेंट। सब्स्टिट्यूट का मतलब जिन गुड्स को एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। अब इनकी बात करते हैं, इनमें रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी।
जब उसकी डिमांड कम होगी तो जो हमारा प्रोडक्ट है या जिसको हम यूज कर रहे हैं या जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम हो चुकी है। इसका मतलब प्राइस किसके बढ़े, सब्स्टिट्यूट के, और डिमांड किसकी बढ़ी, एक्चुअल प्रोडक्ट की। तो कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, जब दो गुड्स जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं तो उन गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नाम देते हैं। जैसे कप एंड टी, कार एंड पेट्रोल, ये कैसे गुड्स है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनमें रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। कैसे, सपोज करिए कार और पेट्रोल का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर कार के प्राइस बढ़ते हैं तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइस किसके बढ़े, कार के, और कंजम्पशन किसका कम हुआ, पेट्रोल का। कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन बढ़ाएगा, यानी कि डिमांड बढ़ाएगा, और अगर इनकम कम होती है तो वो कमोडिटी की डिमांड को कम कर देगा। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, बट नेचुरल। और अगर टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज इन फ्यूचर। ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस अगर इंक्रीज होने के चांसेस लगते हैं कंज्यूमर को, फ्यूचर में उन्हें लगता है फ्यूचर में उसके प्राइस इंक्रीज होंगे, तो आज की डेट में डिमांड क्या होगी उसकी, आज की डेट में डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर फ्यूचर में लगता है प्राइस डिक्रीज होंगे किसी कमोडिटी के, तो आज की डेट में डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप अपने परचेजिंग को पोस्टपोन कर दोगे फ्यूचर के लिए। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड महंगा होगा, तो आज की डेट में गोल्ड की परचेजिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर लगता है कि गोल्ड आने वाले टाइम में कम होगा, उसके प्राइस कम होंगे आने वाले टाइम में, तो आज की डेट में आप क्या करोगे ना, अपनी परचेजिंग को पोस्टपोन कर दोगे और फ्यूचर में उसको ले जाओगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन। ये भी रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की ज्यादा है तो उसमें कंज्यूम किए जाने वाले कमोडिटी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली डिमांड भी कम होगी। तो कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज दिस इज द पॉइंट। अगर इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तब डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हर पर्टिकुलर सेक्शन का सोसाइटी के हर सेक्शन के पास मनी की अवेलेबिलिटी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से। इसका मतलब हर तरफ से डिमांड आएगी तो डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और केवल डिमांड वहां से आएगी जहां पैसा या अमाउंट जिस सेक्शन के पास ज्यादा है, केवल वहीं से डिमांड आएगी। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज अगर किया जा रहा है तो उसके हेल्प से आप सुपीरियर प्रोडक्ट डेवलप करोगे, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप लोअर टेक्नोलॉजी के साथ में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी डिमांड कम होगी। क्लियर। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दीज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। नाउ अब डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। अगर मैं इन सारे डिटरमिनेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p प्राइस ऑफ द कमोडिटी, po प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, by income of the consumer, t taste and preference of the consumers, e expectation about price change in future, p population, id distribution of income, and te technology। तो symbolical way में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। It means I can say that quantity demanded is the function of these determinants of demand. So this particular function is known as the demand function. Clear? Thank you.